हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल गूगल नर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, एक स्पेशल पार्ट रहने वाला है। मैं ना तो इसको कोई नाम देने वाला हूँ, ना कोई इस पार्ट का मैं आपको नंबर देने वाला हूँ कि 46 वाला है, 47 वाला है, 48 वाला है। क्योंकि जो मिशन परिचारिका 2.0 का बुक सॉल्यूशन चल रहा है, मिशन परिचारिका 2.0 का जो बुक सॉल्यूशन चल रहा है, उसी के अंदर ही आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ मैं। स्पेशल पार्ट रहेगा क्योंकि इसके अंदर एक वीडियो में 3 का दम रहने वाला है। एक वीडियो में 3 का दम रहने वाला है। इस पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट क्लियर होंगे, जैसे नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग एजुकेशन एंड आपका नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी 3 सब्जेक्ट एक ही वीडियो के अंदर क्लियर करवाए जाएंगे। मिशन परिचारिका 2.0 बुक सॉल्यूशन की ये जो सीरीज चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, मिशन परिचारिका 2.0 बुक सॉल्यूशन के नाम से, जिसमें सारे सब्जेक्ट के डाल रखे हैं। जिसमें अभी फंडामेंटल सीरीज कंटिन्यू चल रही है, वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बीच में वीडियो के स्पेशल पार्ट आया है आपके लिए, जिसमें 3 सब्जेक्ट को एक साथ क्लियर करवा दिया गया है। इसके बाद फिर से एक स्पेशल पार्ट आएगा जिसके अंदर 2 सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी एंड अपने फार्मेकोलॉजी को क्लियर करवा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए आज का ये लेसन, जिसके अंदर अपन बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च के बारे में। सबसे पहले क्या आएगा? नर्सिंग रिसर्च। जी हाँ, आपके सामने है नर्सिंग रिसर्च। तो नर्सिंग रिसर्च की थ्योरी की हम बात करने वाले हैं। तो थ्योरी के अंदर मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले डेफिनेशन के साथ में। नर्सिंग रिसर्च आपका स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो रिसर्च क्या होता है सबसे पहले डिस्कस करते हैं, तो डेफिनेशन की बात करते हैं। ए स्पेसिफिक प्रोसेस दैट वैलिडेट एंड रिफाइन एक्सिस्टिंग नॉलेज एंड जनरेट न्यू नॉलेज दैट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस नर्सिंग प्रैक्टिसेस। सीधा सा इसमें बता रखा है कि एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है आपका नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, एक साइंटिफिक जो है प्रोसेस होती है। इसमें ओनली रिसर्च की बात हो रही है, लेकिन आगे बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च की। तो रिसर्च क्या होता है सबसे पहले? तो एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है दैट वैलिडेट एंड रिफाइन एक्सिस्टिंग नॉलेज। ये क्या करती है? वैलिडेट करती है जो आपके पास नॉलेज है उसको, और उसको रिफाइन करती है। रिफाइन का मतलब क्या करना? फिल्टर करना। रिफाइन करती है, वैलिडेट करती है आपके एक्सिस्टिंग नॉलेज को, एंड क्या करती है? जनरेट न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज भी जनरेट करती है दैट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस नर्सिंग प्रैक्टिस। जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी नर्सिंग प्रैक्टिस को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। सीधा सा समझा देता हूं मैं कि रिसर्च का मतलब यही है कि आपका जो एक्सिस्टिंग नॉलेज है उसको तो रिफाइन करना, वैलिडेट करना, और आपका साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा नया नॉलेज जो है आपका जनरेट करना, जो क्या करेगा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके नर्सिंग प्रैक्टिस को, आपके नर्सिंग प्रोसेस को, आपके नर्सिंग का जो स्किल है, उस नॉलेज है, उसको क्या करेगा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज 2002 में आई थी। उन्होंने क्या बताया था कि नर्सिंग रिसर्च डेवलप नॉलेज अबाउट हेल्थ। नर्सिंग रिसर्च जो है किसके बारे में नॉलेज को डेवलप करती है? तो अबाउट हेल्थ। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य के बारे में, और उसके प्रमोशन के बारे में, यानी हेल्थ के प्रमोशन के बारे में। ओवर द फुल लाइफ स्पान, पूरी जिंदगी के लिए, पूरी लाइफ के लिए। केयर ऑफ द पर्सन, केयर ऑफ द पर्सन के नॉलेज को भी डेवलप करती है। विद हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिसेबिलिटी, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम है, वो डिसेबिलिटीज है, उसके प्रमोशन के अंदर, उसके डिसेबिलिटी के प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, लाइफ स्पान यानी पूरी लाइफ में क्या करती है? वो नॉलेज को डेवलप करती है। नर्सिंग रिसर्च अबाउट द हेल्थ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। ओवर द फुल लाइफ स्पान, पूरी जिंदगी भर क्या करती है? किसी भी पर्सन की हेल्थ और उसके प्रमोशन के बारे में नॉलेज को डेवलप करवाती है। केयर कैसे करनी है पर्सन की, वो नॉलेज डेवलप करवाती है। हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिसेबिलिटीज के बारे में भी आपको क्या करती है? नॉलेज प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एंड नर्सिंग एक्शन को भी क्या करती है? उसका नॉलेज भी आपका डेवलपमेंट कराती है। एंड इनहेंस्ड एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू द एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। और इंडिविजुअल को इन्हेंस करती है, तैयार करती है और बनाती है कि वो इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड कर सके एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ में। तो ये क्या होता है?
नर्सिंग रिसर्च के बारे में बताया गया था। क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग रिसर्च। छोटी छोटी डेफिनेशन याद रखिए आप, इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए सब्जेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो नर्सिंग रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक गेन ऑफ द न्यू नॉलेज अबाउट इश्यूज इन नर्सिंग प्रैक्टिसेस एंड नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च क्या होती है? सिस्टमेटिक गेन ऑफ न्यू नॉलेज है, सिस्टमेटिकली नए नॉलेज को गेन करना होता है अबाउट इश्यूज इन नर्सिंग प्रैक्टिस एंड नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग प्रैक्टिस और नर्सिंग एजुकेशन के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो नॉलेज आप गेन करते हैं सिस्टमेटिकली, उसे हम नर्सिंग रिसर्च कहते हैं। पर्पज टू इम्प्रूव केयर ऑफ द पेशेंट और फॉर हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर। आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, यहाँ से 3 स्टार क्वेश्चन लगा सकते हैं आप, 3 स्टार क्वेश्चन लगा सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि पर्पज, नर्सिंग रिसर्च का क्या पर्पज है? तो इम्प्रूव केयर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की केयर को क्या करना है? इम्प्रूव करना है, और हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। यही पर्पज है आपका नर्सिंग रिसर्च का। नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च डिजाइन क्या होती है। रिसर्च डिजाइन, तो रिसर्च डिजाइन के बारे में देखिए तो इज ए फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च मेथड एंड टेक्निक चूजन बाय द रिसर्चर टू कंडक्ट स्टडी। स्टडी कंडक्ट करने के लिए रिसर्चर के द्वारा जो टेक्निक काम में ली जाती है, जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, जो रिसर्च के मेथड काम में लिए जाते हैं, वही क्या होती है? रिसर्च डिजाइन होती है। सीधा सा बोलूंगा, सुन लेना, नोटबुक के अंदर लिख लेना शॉर्ट नोट्स के रूप में कि रिसर्च डिजाइन का मतलब सीधा सा है कि जो रिसर्च के मेथड काम में लिए जाते हैं, रिसर्च करने के लिए जो मेथड काम में लिए जाते हैं, जो टेक्निक काम में ली जाती है, जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? रिसर्च डिजाइन कहते हैं। सीधा सा हिसाब है, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च की बात करते हैं। स्पेशल पार्ट रहने वाला है क्योंकि एक में 3 का दम है। ठीक है, एक में 3 का दम है, तो ये क्या है आपके लिए? स्पेशल पार्ट रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन एक बार में खत्म, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है आपको वीडियो को बार बार। तो स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च की बात कर ही लेते हैं अब। स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। तो स्कोप ऑफ नर्सिंग की बात करें रिसर्च की, आपको इतना ही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं तो। उसके अलावा आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है हमारे नर्सिंग साथियों के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च की बात करें तो नर्सिंग एजुकेशन, कहाँ कहाँ नर्सिंग रिसर्च को काम में लिया जाता है, कौन कौन से स्कोप है? तो नर्सिंग एजुकेशन के अंदर नर्सिंग रिसर्च काम आती है। क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर, क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर भी अपन क्या काम में लेते हैं? नर्सिंग रिसर्च को काम में लेते हैं। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हम क्या करते हैं? रिसर्च को काम में लेते हैं। हेल्थ केयर विद द रिलेवेंट आउटकम, ठीक है, हेल्थ केयर विद रिलेवेंट आउटकम के लिए भी हम नर्सिंग रिसर्च को काम में लेते हैं। यही चीजें क्लियर है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक चीजें बताऊंगा मैं, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या विशेषताएं होती है रिसर्च ऑब्जेक्टिव की। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज ए कॉन्क्रेंट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट द रिसर्च इज ट्राइंग टू अचीव। सीधा सा स्कीम है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या अचीव करने के लिए कर रहे हैं। तो वही चीज होती है आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो इट इज ए वेल वर्ड ऑब्जेक्टिव विल स्मार्ट, ये इसका जो है स्मार्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव के। स्मार्ट ट्रिक्स से आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर 3 स्टार आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए। तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मीजरेबल, ए का मतलब होता है अटेनेबल, आर का मतलब होता है रियलिस्टिक और टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। एस का मतलब स्पेसिफिक हो गया, मीजरेबल हो गया, अटेनेबल हो गया और रियलिस्टिक हो गया और टाइम बाउंड हो गया। ये चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हाइपोथेसिस क्या होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होती है इसके बारे में देखना भी जरूरी है। तो इट इज ए टेंटेटिव और एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ स्टडी और इट प्रिडिक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। सीधा सा है कि इट इज ए टेंटेटिव एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ स्टडी,
ये टेंटेटिव होता है, कोई फिक्स नहीं होता, और एक्सपेक्टेड होता है, अनुमान होता है कि रिजल्ट का। ऑफ स्टडी, कोई स्टडी की है तो उसका रिजल्ट का अनुमान लगाना, या टेंटेटिवली यानी मान सकते हैं, टेंटेटिवली का मतलब ऐसा ही, ठीक है, एक रिजल्ट का अनुमान होता है। और इट प्रिडिक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करता है, ओनली वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को प्रिडिक्शन होता है। और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, यानी एक या एक से अधिक या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट किया जाता है। या आउटकम जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है, वो टेंटेटिव होता है, तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। सीधा सा है कि अनुमान लगाना। इट इज ऑलवेज टेस्टेबल, ये हाइपोथेसिस जो होती है हमेशा टेस्टेबल होती है। यहाँ पर 3 स्टार लगाएं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपोथेसिस इज टेस्टेबल, नॉन टेस्टेबल, ऑलवेज टेस्टेबल, सम टाइम टेस्टेबल। तो ऑलवेज टेस्टेबल होती है, टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट का मतलब स्वाद नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाइपोथेसिस में बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड भी हो सकती है, रिजेक्टेड भी हो सकती है। यहाँ पर भी 3 स्टार लगा देता हूँ मैं। नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बना लें, जो मैं चीज़ें बोलता हूँ वो भी लिखने का प्रयास करें। यूजुअली हाइपोथेसिस डायरेक्टली अटैक ऑन द रिसर्चर्स थॉट टू एंटर इनटू द रिसर्च प्रोसेस, लाइक एल्कोहल कंजप्शन कोज लीवर डिजीज। ठीक है, यूजुअली हाइपोथेसिस डायरेक्टली अटैक ऑन द रिसर्चर्स थॉट। डायरेक्टली हाइपोथेसिस जो होती है रिसर्चर के थॉट के ऊपर अटैक करती है। टू एंटर इनटू द रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस में एंटर होने के लिए। लाइक एल्कोहल कंजप्शन कोज लीवर डिजीज, समझ गए ना कि एल्कोहल का कंजप्शन लीवर डिजीज कोज करता है, कि हाइपोथेसिस है ये। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि लीवर दूसरी वजह से भी हो सकता है। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ चीज़ें इधर भी है, थोड़ी देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये भी देख लेते हैं थोड़ा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ए रिसर्च टॉपिक इन विच रिसर्चर वांट टू कंडक्ट ए फ्रेश स्टडी। एक ऐसा रिसर्च का टॉपिक जिसके अंदर आपका रिसर्चर जो है स्टडी कंडक्ट करना चाहता है, फ्रेश स्टडी स्टार्ट करना चाहता है, उसे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं, एक नई प्रॉब्लम मान सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? तो डेटा यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच ड्रॉन बाय द रिसर्चर ड्यूरिंग द रिसर्च स्टडी। एक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है आपका डेटा, इंफॉर्मेशन का एक पार्ट होता है, विच इज ड्रॉन बाय द रिसर्चर ड्यूरिंग द रिसर्च स्टडी। रिसर्च स्टडी के दौरान रिसर्चर के द्वारा ये तैयार की जाती है। नेक्स्ट आता है सैंपल। व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल? लिटिल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च स्टडी, और उसको रिसर्च स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए काम में लिया जाता है। पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे रिसर्च स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए काम में लिया जाएगा, उसे हम सैंपल कहते हैं। क्लियर कर ले, सैंपल। नेक्स्ट आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? तो ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। ठीक है, इसको पास में मिला दिया है कि ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन गिवन बाय द रिसर्चर टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी। जब रिसर्चर के द्वारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी की जाती है तो जो ट्रीटमेंट और ओरिएंटेशन जो दिया जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो ट्रीटमेंट और ओरिएंटेशन या इंटरवेंशन जो उनका किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैनिपुलेशन कहते हैं। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम की बात करें तो रिसर्च प्रॉब्लम इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस। ये रिसर्च प्रॉब्लम है जो नर्सिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप मान रखी है यहाँ पर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करें, कुछ टर्मिनोलॉजी है ये। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करें तो ए लिटरेचर रिव्यू इज एन ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क ऑन टॉपिक। किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रीवियसली जो वर्क कंप्लीट किया गया है, पब्लिश किया गया है, उसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। द टर्म कैन रेफर टू ए फुल scholarly पेपर और सेक्शन ऑफ ए scholarly वर्क सच एज ए बुक और एन आर्टिकल। कोई बुक या आर्टिकल आपने जैसे पहले पब्लिश किया है तो वो उसका जो ओवरव्यू होगा वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा। ठीक है, ओवरव्यू लिटरेचर होगा फास्ट में आपने जो किया है। अजम्पशन की बात करते हैं। अजम्पशन क्या होता है? तो एक्सेप्टेड ट्रू प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक बिलीफ विदाउट एनी प्रूफ। बिना किसी प्रूफ के
आप क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे ट्रू प्रिंसिपल को। बेसिस ऑन लॉजिक और बिलीफ के आधार पर आप किसी भी बिना प्रूफ के लॉजिक और बिलीफ के आधार पर किसी भी प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं तो वो अजम्पशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स भी पढ़ना जरूरी है। तो नेक्स्ट आता है अपना वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के अंदर क्या चीजें हैं ये देख लेते हैं थोड़ा। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो वेरिएबल्स आर द एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज विच इज टू बी स्टडीड और रिसर्चर। ठीक है, इट में चेंज टू ग्रुप और पर्सन टू पर्सन। वेरिएबल्स एक प्रकार के एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और प्रॉपर्टीज होती है जिसका स्टडी की जाती है रिसर्चर के द्वारा, और ये चेंज होते रहते हैं ग्रुप से ग्रुप में और पर्सन से पर्सन के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। वेरिएबल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्रकार की प्रॉपर्टीज है जो रिसर्चर के द्वारा स्टडी की जाती है। वेरिएबल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ये आपको पता है। तो पहला आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दूसरा आता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्या होता है, सबसे पहले इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। तो वेरिएबल दैट आर मैनिपुलेटेड और ट्रीटेड बाय द रिसर्चर और these are manipulated in order to produce effect on dependent variables. Independent variable is also known as cause variables. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का अगर दूसरा नाम आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बोलेंगे, कोज वेरिएबल होता है। 3 स्टार लगा दीजिएगा यहाँ पर, कोज वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स इसमें क्या होता है, मैनिपुलेटेड और ट्रीटेड बाय द रिसर्चर और दीज आर मैनिपुलेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इनका जो इफेक्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आता है, इंडिपेंडेंट कहलाते हैं और मैनिपुलेटेड और ट्रीटेड बाय होते हैं, किससे, रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेटेड होते हैं, ट्रीटेड होते हैं। और इसका दूसरा नाम कोज वेरिएबल के नाम से भी इसे जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स की। तो दीज आर इफेक्ट और आउटपुट और रेस्पॉन्स ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दूसरों के द्वारा चलता है, किसी और के ऊपर डिपेंड रहता है नहीं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से इसके अंदर आउटपुट आएंगे, रेस्पॉन्स आएंगे और मैनिपुलेशन होगा। तो इसके अंदर मैनिपुलेशन कौन करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स करेगा। जो दूसरों की वजह से चलेगा उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा। अब बात क्या करते हैं, वेरिएबल दैट कैन चेंज ड्यू टू द मैनिपुलेशन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से जो मैनिपुलेशन आएगा उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा। इसका नाम देखा जाएगा तो इफेक्ट वेरिएबल्स कहते हैं। इफेक्ट वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि दूसरों के इफेक्ट से ये चल रहा है। दूसरा कौन है, इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट का क्या नाम है, कोज वेरिएबल, यानी किसी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें रिसर्चर ट्रीट कर रहा है इंडिपेंडेंट को। समझ गए, इफेक्ट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम है और कोज वेरिएबल इंडिपेंडेंट का नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाइयों रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, इसका भी थोड़ा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस। ए रिसर्च प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन दैट रिसर्चर वांट टू सोल्व। ठीक है, इस फर्स्ट स्टेप होती है रिसर्च प्रोसेस की। वहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस था, करेक्ट कर लेना। रिसर्च प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप होती है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम होती है। रिसर्च प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन। रिसर्च प्रॉब्लम एक प्रकार का क्वेश्चन है दैट रिसर्चर वांट टू सोल्व, जिनको रिसर्चर क्या करता है, सोल्व करना चाहता है। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक प्रकार का क्वेश्चन है रिसर्चर के लिए जिसको वो सोल्व करना चाहता है। ठीक है, पहली चीज आती है इंडिपेंडेंट मीन कोज और डिपेंडेंट मीन इफेक्ट। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन एग्रीगेशन ऑफ सब्जेक्ट हैविंग सम कॉमन फीचर्स बी ए पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडी के पार्ट होते हैं एग्रीगेशन सब्जेक्ट। ये चीज़ें इनका कोई ध्यान नहीं देना ज़्यादा, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस के कुछ पार्ट हैं, इनके बारे में देखते हैं कि हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी, फिर अजम्पशन आ जाएगा। तो हाइपोथेसिस के देख लेते हैं टाइप्स। तो हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। तो पहला टाइप होता है सिंपल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस,
तीसरा होता है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, कैजुअल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। उसके बाद आता है आपका नल हाइपोथेसिस, और उसके बाद आता है आपका रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है, आपको ये टाइप पता होना चाहिए। रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, कैजुअल हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। साथ में आता है आपका कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव बता दिया, कॉम्प्लेक्स और सिंपल हाइपोथेसिस। 3 और 3 6 2 8 10 टाइप है टोटल ये। ठीक है, 9-10 टाइप जो भी है आप देख लें, इनको स्क्रीन के ऊपर है ये। उसके बाद डायरेक्टली बात करता हूँ मैं एजम्पशन की। ठीक है, एजम्पशन क्या होता है? एजम्पशन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। एजम्पशन होता है आपका रियल एक्सपेक्टेशन और बिलीफ फ्रॉम एनी फिनोमिना और थिंग दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रू विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ। मैंने पहले ही बताया था कि बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी टेस्ट के, किसी भी बिलीफ के आधार पर, किसी भी लॉजिक के आधार पर किसी भी चीज़ को एक्सेप्शन कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, वो क्या होता है आपका अजम्पशन होता है। एम्स एमएससी इंट्रेंस 2023 के अंदर क्वेश्चन था, यहाँ पर 3 स्टार लगा लें आप। ठीक है, फिर आता है कि बेसिक प्रिंसिपल अजम्पशन क्या होता है? दैट आर एक्सेप्टेड एज बीइंग ट्रू ऑन द बेसिक लॉजिक और रीजन विदाउट प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन। बिना किसी प्रूफ को वेरीफाई करके आप किसी भी लॉजिक के आधार पर, किसी भी रीजन के आधार पर क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी चीज को, किसी प्रिंसिपल को। तो उसे हम क्या कहते हैं? एजम्पशन कहते हैं, या बेसिक प्रिंसिपल एजम्पशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। क्या आता है? टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन की बात करेंगे। अब रिसर्च डिजाइन की टाइप पूछी जाएगी तो पहली आती है एक्सपेरिमेंटल, दूसरी आती है नॉन एक्सपेरिमेंटल, तीसरी आती है क्वालिटेटिव। ठीक है, दो चीज़ें होती है, मतलब क्वांटिटेटिव होती है और क्वालिटेटिव होती है। रिसर्च डिजाइन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ये चीज़ क्लियर कर लें, हम भूल गया था ऊपर। क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी के आधार पर, क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी के आधार पर। मैं डायरेक्ट नाम बताऊंगा आपको, डायरेक्ट नाम बताऊंगा। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। और क्वालिटेटिव में डायरेक्ट ये होती है। तो क्वांटिटेटिव में एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल होती है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल होती है, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होती है। ये चीज़ क्लियर कर लेना। एक्सपेरिमेंटल में ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होती है। नॉन एक्सपेरिमेंटल में आती है डेस्क्रिप्टिव, को रिलेशनल, डेवलपमेंटल, सर्वे, मेथोडोलॉजिकल, कंपेरेटिव, केस कंट्रोल स्टडीज, कोहॉर्ट स्टडीज। वापस बता रहा हूँ, नॉन एक्सपेरिमेंटल में आती है आपकी डेस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, डेवलपमेंटल, सर्वे, मेथोडोलॉजिकल, कोऑपरेटिव, केस कंट्रोल और कोहर्ट। कोऑपरेटिव नहीं है, कंपेरेटिव है। नेक्स्ट लास्ट है कोहर्ट। ये नॉन एक्सपेरिमेंटल। ये किसके टाइप है? क्वांटिटेटिव के। अब क्वालिटेटिव में आती है इथनोग्राफिक, ग्राउंडेड, फिनोमिनोलॉजिकल, केस स्टडी। इथनोग्राफिक, ग्राउंडेड, फिनोमिनोलॉजिकल, केस स्टडी। ठीक है, ये क्लियर करें। ठीक है, इस रिसर्च डिजाइन को जो समझा रखा है थोड़े टाइप को, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका भी यहाँ से। ये आपकी समझा रखी है सारी। अब अच्छा टॉपिक आता है सैंपल एंड सैम्पलिंग। ठीक है, सैंपल एंड सैम्पलिंग की बात होगी अब। तो बात करते हैं सैंपल एंड सैम्पलिंग की, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे। सैंपल एंड सैम्पलिंग, पहली चीज़ तो सैंपल है, दूसरा सैम्पलिंग है। इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो सैंपल क्या होता है? तो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, किसी भी टारगेट पॉपुलेशन की जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होती है वो सैंपल कहलाती है।
उसके बाद आती है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव यूनिट, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को सेलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद आती है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होती है? कंप्लीट सेट ऑफ पर्सन होता है, और ऑब्जेक्ट होता है डेट प्रोसेस सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर। रिसर्चर के लिए कुछ कॉमन इंटरेस्ट जो वो लेता है, किसी ग्रुप से उठाता है, लोगों के ग्रुप जो समूह होता है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट टारगेट पॉपुलेशन। अब टारगेट का मतलब यही है कि जिसके ऊपर रिसर्च करनी है, आपको स्टडी करनी है, वो आपके लिए टारगेट पॉपुलेशन रहेगी। नेक्स्ट आता है एक्चुअल पॉपुलेशन। एक्चुअल का मतलब होता है इट इज़ ए ग्रुप दैट इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर स्टडी बाय रिसर्चर। ठीक है, एक्चुअली जो स्टडी करने के लिए, एक्चुअली जो स्टडी करने के लिए ग्रुप अवेलेबल है वो क्या कहलाता है? एक्चुअल ग्रुप कहलाता है या पॉपुलेशन कहलाती है। नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है? तो ए सैम्पल फ्रेम इज ए लिस्ट दैट इंक्लूड एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, सैम्पल फ्रेम लिस्ट के अंदर क्या आता है? प्रत्येक मेंबर आता है लिस्ट के अंदर, पॉपुलेशन का प्रत्येक मेंबर को लिया जाता है, फ्रॉम विच ए सैंपल इज टू बी टेकन। ठीक है, उसके अंदर जो सैंपल लिया गया है। नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग एरर। इट इज एनी टाइप ऑफ थिंग दैट इज एट्रीब्यूट टू मिस्टेक्स इन आइदर ड्रॉइंग अ सैंपल और डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। ठीक है, सैम्पलिंग एरर क्या होता है? डिटरमाइन करना है सैंपल की साइज को, मिस्टेक को, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग एरर कहते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सैंपल टेक्निक। क्लासिफिकेशन ऑफ सैंपलिंग टेक्निक की बात करेंगे टाइप के साथ में, क्लासिफिकेशन ऑफ सैंपलिंग टेक्निक। तो सैंपलिंग की जो टेक्निक होती है मुख्य रूप से यहाँ पर दो प्रकार की दी गई है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक और प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक दी गई है। ये कम दिखाई दे रहा होगा ग्रीन वाला, तो यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको। एक आता है प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक, एक आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक। ये है प्रोबेबिलिटी, ये नॉन प्रोबेबिलिटी दे रखा है येलो में नॉन प्रोबेबिलिटी और हरे में प्रोबेबिलिटी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी जो है चार टाइप का दे रखा है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, क्वाटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक में कन्वीनियंस सैम्पलिंग आता है, जजमेंटल सैम्पलिंग आता है, क्वाटा सैम्पलिंग आता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग आता है। जबकि प्रोबेबिलिटी में क्या आता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आता है, क्लस्टर सैम्पलिंग आता है, अदर सैम्पलिंग टेक्निक आती है। समझ गए? प्रोबेबिलिटी में आएगा अदर, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक और सिंपल। और नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगा स्नोबॉल, क्वाटा और जजमेंटल और कन्वीनियंस। ठीक है, क्लियर करें। तो ये टाइप भी दे रखे हैं इनके नीचे, तो टाइप के बारे में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे लग रहा है इसके अंदर। तो इसके बारे में भी देखना पड़ेगा, टाइप के बारे में एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं टाइप के बारे में। तो सबसे पहले आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, एक बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में देख, तो अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैंने टाइप बता ही दिया आपको कि सैम्पलिंग टेक्निक में क्या क्या टाइप होने वाले, सैम्पल टेक्निक क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं अब। तो पहला आता है आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया प्रोबेबल। ठीक है, इसके अंदर समझने का प्रयास करें। इट इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्या इन्वॉल्व करती है? रैंडम सिलेक्शन होता है मेंबर का पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन जो भी है आपके पास, जनसंख्या जो दी गई है उसके अंदर से जो रैंडम सिलेक्शन निकालना है, पॉपुलेशन के अंदर रैंडम सिलेक्शन इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एवरी
मेंबर इन पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड एज स्टडी सैंपल। यानी इसमें बताया गया है कि मेंबर इन पॉपुलेशन, किसी भी जनसंख्या या किसी पॉपुलेशन के अंदर जो मेंबर है उनको इक्वल चांस मिलता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, वो सिलेक्टेड होते हैं इक्वल चांस के अंदर स्टडी के लिए, एक सैंपल के रूप में जब उनको सिलेक्ट किया जाता है तो उनके पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब टाइप कौन कौन से होते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के, ये देखिएगा। तो टाइप में आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्या आता है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या आएगा? मोस्ट रिलायबल एंड अनबियास्ड मेथड। एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस विच रिक्वायर होमोजीनस पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? होमोजीनस पॉपुलेशन होनी चाहिए और उनको क्या मिलेगा? इक्वल चांस मिलेगा, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो जाएगी। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में मोस्ट रिलायबल होती है, अनबियास्ड होती है। ठीक है, और एवरी मेंबर को जो है मौका मिलता है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है अपने पास सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बाद में जो अपने पास आता है स्ट्रेटिफाइड, है ना। स्ट्रेटिफाइड में क्या आएगा? नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। पहला था सिंपल, दूसरा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या आता है? इट रिक्वायर हेट्रोजीनस पॉपुलेशन। सिंपल में तो क्या था कि होमोजीनस था, एक जैसे थे। इसमें हेट्रोजीनस अलग अलग रहेंगे। हेट्रोजीनस पॉपुलेशन काम में ले जाएगी। नीड डेविएशन, इसके अंदर डेविएशन की जरूरत पड़ेगी। देन स्ट्रेटा बेसिस लाइक एज, जेंडर, इनकम, रिलीजियस, ईटीसी, इनके आधार पर क्या किया जाएगा? इनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कैसे बोल रहा हूँ मैं कि एज, जेंडर, इनकम, रिलीजियस, ईटीसी, ये इनका जो आप करते हैं ना, तो हेट्रोजीनस हो सकती है क्योंकि सबकी एज अलग अलग हो सकती है, सबके जेंडर अलग अलग हो सकते हैं, और इनकम अलग अलग हो सकती है, रिलीजन अलग अलग हो सकता है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आएगी। हेल्पफुल टू मेक द कंपैरिजन इनटू द टू ग्रुप्स। दो ग्रुप के अंदर इस सैम्पलिंग के माध्यम से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। ये कितने भागों में बांटी गई है? तो टू भागों में, जो टू टाइप की जो है इसको क्लासिफाई किया जाता है, यानी सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। और उसके बाद आता है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, अलग है ये। ठीक है, ये टाइप मैं बता देता हूँ आपको, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, सिंपल, क्लस्टर, सिस्टमेटिक। इसके बाद आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा आपको, मेन मेन चीज़ें देखेंगे अपन। नेक्स्ट आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है? तो इट इज़ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ये कोई रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक होती है। एवरी सब्जेक्ट डज नॉट हैव इक्वल चांसेस बिकॉज द सब्जेक्ट चूजन बाय द चॉइस नॉट बाय द चांस। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है चूज किया जाता है चॉइस के माध्यम से, ना कि चांस के माध्यम से। ठीक है, इसके अंदर कोई चांस नहीं मिलता है, डायरेक्ट चॉइस के द्वारा इसमें सब्जेक्ट डिसाइड किया जाता है। इसमें एवरी सब्जेक्ट डज नॉट हैव इक्वल चांस, इसमें किसी को भी इक्वल चांस नहीं मिलता है। टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो परपोजिव है एक तो सैम्पलिंग। ठीक है, परपोजिव सैम्पलिंग होता है। उसके बाद आता है कन्वीलेंस सैम्पलिंग होता है, कन्वीलेंस। उसके अलावा जो होता है उसके बाद में आता है कॉन्जुगेटिव सैम्पलिंग होता है, कॉन्जुगेटिव। ठीक है, कॉन्जुगेटिव सैम्पलिंग होता है। नेक्स्ट क्वाटा सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है। ठीक है, क्वाटा और स्नोबॉल। अब सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस, उसके बाद डाटा कलेक्शन का मेथड देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस होती है। अब सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस क्या होती है देखिएगा। तो सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफाइन किया जाता है कि ये पॉपुलेशन है, इस पर हमें स्टडी करनी है। उसके बाद डिटरमाइन द सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम को डिसाइड किया जाता है किस प्रकार से आप सैंपल इकट्ठे करेंगे, कैसे करेंगे। फिर सिलेक्ट करेंगे सैंपल की टेक्निक को, एस, जिसको एस बोला जाता है, अपने लिए एस रखना पड़ेगा। तो
सिलेक्ट करेंगे सैंपल की टेक्निक को, उसके बाद डिटरमाइन करेंगे सैंपल की साइज को कि कितने साइज के अंदर सैंपल लेना है। नेक्स्ट एग्जीक्यूट द सैम्पलिंग प्रोसेस, उसके बाद आप सैम्पलिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। पहला डिफाइन द पॉपुलेशन, डिटरमाइन द सैम्पलिंग फ्रेम, सिलेक्टिंग द सैंपल टेक्निक, डिटरमाइन द सैंपल साइज, एग्जीक्यूट द सैम्पलिंग प्रोसेस। ये क्लियर कर ले, ठीक है। नेक्स्ट डाटा कलेक्शन मेथड, तो हम बात कर रहे थे डेटा कलेक्शन मेथड की, ठीक है ना। तो डेटा कलेक्शन मेथड में क्या होता है, कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिनके द्वारा आप डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा जो इन्फॉर्मेशन आपको, और कलेक्ट का मतलब उनको लेनी है आपको दूसरे से। तो मेथड क्या काम आएंगे उसमें, तो पहला आएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, आप सभी को पता है, इंटरव्यू में बातचीत की जाती है और एक या एक से अधिक लोग हो सकते हैं उसके अंदर, जिसमें फेस टू फेस या टेलीफोन या किसी भी माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, तो वो इंटरव्यू होता है एक प्रकार का, उसमें क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, तो डेटा ऑब्जर्व थ्रू सेंसेस विद और विदाउट मैकेनिकल डिवाइसेस, या तो मैकेनिकल डिवाइसेस के द्वारा या बिना मैकेनिकल डिवाइसेस के द्वारा क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है सेंस के द्वारा। ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है, तो रेटिंग स्केल के द्वारा, चेक लिस्ट के द्वारा हो सकता है, एनकोडेड वीडियोज एंड फिल्म एंड टेप सीसीटीवी के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट ही जाती है आपका चेक लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। चेक लिस्ट, यहाँ से 3 स्टार लगा सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, चेक लिस्ट से बना सकते हैं क्वेश्चन। तो मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट फॉर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन और इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट फॉर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन इन हेल्थ केयर सेटिंग। मोस्ट यूज इंस्ट्रूमेंट है ये किसके अंदर, हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन करने के लिए चेक लिस्ट को सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ चेकलिस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग के दौरान जब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन किया जाता है तो चेकलिस्ट के माध्यम से ही किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चेकलिस्ट में क्या क्या आता है, यस या नो, प्लेस द टिक मार्क यस और नो, रिमार्क इन यस और नो, ऐसा आएगा। इसमें जैसे एक्सप्लेन द प्रोसीजर, प्रोसीजर अच्छे से एक्सप्लेन किया तो उसमें यस लग जाएगा और इसमें नो लग जाएगा अगर नहीं किया है तो। ऐसे चेकलिस्ट होती है ये। तो इस प्रकार से आता है, उसके अंदर एक तरफ तो जो प्रोसीजर के फीचर होते हैं वो रहता है, एक साइड में यस और नो रहता है, जिसमें जो काम किया है उसमें यस, नहीं किया है तो नो लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो डेटा कलेक्शन मेथड आता है उसमें आता है क्वेश्चनरीज, ठीक है। क्वेश्चनरीज में क्या आएगा, क्वेश्चनरीज में आता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ए सेल्फ रिपोर्ट मेथड, ठीक है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, सेल्फ रिपोर्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज टू क्वेश्चनरीज, ठीक है। खुद को रिपोर्ट करना है, सेल्फ रिपोर्ट मेथड। इट इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन का इंपॉर्टेंट मेथड बाय यूजिंग द वेरियस टूल लाइक, इसमें कौन कौन से टूल काम में लिए जाते हैं, तो क्वेश्चनरीज काम में ली जाती है, एटीट्यूड स्केल्स काम में ली जाती है, विजुअल एनालॉग स्केल VAS जो आती है वो काम में ली जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि विजुअल एनालॉग स्केल इज टाइप ऑफ क्वेश्चनरीज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, रिसर्च कंडक्टिंग का मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है आपका क्वेश्चनरीज मेथड, ठीक है। इट इज ए सेल्फ रिपोर्ट पेपर एंड पेंसिल इंस्ट्रूमेंट दैट ए रिसर्च सब्जेक्ट इज आस्क टू कंप्लीट, ठीक है। इसके अंदर सेल्फ रिपोर्ट पेपर पेंसिल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रिसर्च के सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चनरीज, किस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चनरीज के अंदर होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है क्वेश्चनरीज के अंदर होते हैं। तो इट कंसिस्ट 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू फॉर्मेट क्वेश्चनरीज, ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस एंड क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन। 2 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, तो ओपन फॉर्मेट होगा, ठीक है, एक क्लोज फॉर्मेट होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओपन फॉर्मेट एंड क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये चीज़ कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट अब देखते हैं ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन कौन से होते हैं। ओपन फॉर्मेट एंड क्लोज फॉर्मेट 2 चीज़ें होती है, आपको बता दी मैंने। तो अब ओपन फॉर्मेट और क्लोज फॉर्मेट कैसे होते हैं, तो ओपन फॉर्मेट में क्या होगा, सबसे पहले तो दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रेस्पोंडेंट टू आंसर इन दियर ओवन वे और एक्सप्रेस इन इंटरनल फीलिंग्स। इसमें ओपन का मतलब ओपनली बात करनी है और आप चांस देंगे आगे वाले को, जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको पूरा चांस रहेगा कि वो अपने
इंटरनल फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके अपने वे के अंदर, किसी भी भाषा में किसी भी लैंग्वेज में उसकी लैंग्वेज के अनुसार या उसके वे के अनुसार वो क्या कर सके, रेस्पॉन्स दे सके, उसे ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन कहा जाता है। इंटरनल फीलिंग को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। थेराप्यूटिक क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें एग्जाम्पल के लिए state your opinion about the quality of healthcare services in your area and what you had in a lunch। ओपन एंडेड क्वेश्चन इससे बोला जाता है कि आपने खाने में क्या लिया है, या आपके एरिया की हेल्थ केयर सेटिंग्स किस प्रकार से, आपके हेल्थ के एरिया के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अब क्लोज एंडेड की बात करें तो दिस क्वेश्चन ऑफर द रेस्पोंडेंट टू मोस्ट लाइकली अप्रोप्रिएट आंसर। अप्रोप्रिएट आंसर की आवश्यकता होती है इसके अंदर क्लोज एंडेड में। नॉन थेरापेटिक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम्पल के लिए हाउ मच मार्क्स यू गोट इन नॉर्सेट 5 प्रीलिम्स एग्जाम। जैसे किसी ने आपसे पूछा है कि नॉर्सेट प्री एग्जाम में, नॉर्सेट 5 का प्री एग्जाम हुआ, उसके अंदर आपके कितने नंबर आए हैं, तो आप बता नहीं पाओगे। ये अप्रोप्रिएट आंसर जरूरी होता है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी होती है, किसी के कम आए तो बता नहीं पाता है, तो क्लोज एंडेड होगा। टाइप ऑफ क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन की बात करें तो डिक्टोमेटस क्वेश्चन होते हैं, एक डिक्टोमेटस क्वेश्चन होते हैं, दो ऑप्शन, रेस्पोंडेंट आस्क टू मार्क मेक अ चॉइस बिटवीन टू रेस्पॉन्स सच इज यस और नो के बीच में होता है, डिक्टोमेटस क्वेश्चन बोला जाता है। एग्जांपल के लिए हैव यू एवर बीन एडमिटेड इन हॉस्पिटल, आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, यस या नो। ऐसे होते हैं डिक्टोमेटस क्वेश्चन। ये टाइप है, क्लोज फॉर्मेट के टाइप है, जिसमें आपको अप्रोप्रिएट जवाब देना है, यस या नो, मेरे इतने नंबर आए हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अब आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में आता है MCQ। वो किस टाइप के आते हैं, क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन आता है। आज से ध्यान रखना है आपको कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन होते हैं। These questions require respondent to make a choice between more than two response। चार रेस्पॉन्स, दो रेस्पॉन्स से ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेंगे, यानी ऑप्शन मिलेंगे। दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट क्वेश्चन यूजुअली आस्क्ड इन द कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नॉर्सेट। देख लीजिएगा, कम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्सेट में आते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एग्जाम्पल के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, अस्थमा, स्ट्रोक, मलेरिया, हाइपरटेंशन। तो कौन सी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन सी है। क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही लग रहा है मेरे को कि यहाँ पर क्या हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो दोनों नहीं है, चारों नहीं है। क्वेश्चन ऐसे बनाए, एग्जाम्पल के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, वैसे इसमें आंसर मिलेगा नहीं सही से। नेक्स्ट आता है कैफेटेरिया क्वेश्चन। कैफेटेरिया क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, रेस्पोंडेंट आस्क टू रेस्पॉन्ड मोस्ट लाइकली आंसर बाय देयर व्यूज, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर अमंग द गिवन आंसर। ऐसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कैल्शियम रिप्लेसमेंट थेरेपी, आप कैल्शियम रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक उसी प्रकार आपसे कोई क्वेश्चन हो पूछता है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन सारे सही रहने वाले, आपके व्यू के अंदर आपको देना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस प्रकार से आंसर देना, वो कौन से होते हैं, कैफेटेरिया क्वेश्चन होते हैं। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन के टाइप थे। नेक्स्ट रैंक ऑर्डर क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद कौन से आते हैं, रैंक ऑर्डर क्वेश्चंस। अब इन रैंक ऑर्डर क्वेश्चन में कैसे होगा, तो रैंक के अंदर जमाने, तो रेस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू रैंक दियर रेस्पॉन्सेज फ्रॉम मोस्ट फेवरेबल टू लीस्ट फेवरेबल। मोस्ट फेवरेबल से लीस्ट फेवरेबल के अंदर आपको जमाना है उनको, यानी प्रेफरेंस क्वेश्चन इनको बोला जाता है। आप किसे प्रेफरेंस पहले देंगे, विच थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, आपकी लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है, जैसे हेल्थ है या फैमिली है या एजुकेशन है, मनी है, तो आपके लिए पहला जैसे मनी हो गया, दूसरा जैसे फैमिली हो गया पहला, दूसरा मनी हो गया, तीसरा एजुकेशन हो गया, चौथा हेल्थ हो गया, ऐसे प्रेफरेंस देनी। नेक्स्ट आता है रेटिंग क्वेश्चन, क्लोज एंडेड की बात हो रही है, रेटिंग क्वेश्चन। तो रेस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू आंसर बाय जज समथिंग अलोंग ऑर्डर्ड स्केल, ऑर्डर स्केल के अंदर रैंकिंग देनी है। जैसे एग्जांपल के लिए हाउ यू रैंक द लास्ट मिस्टर अशोक गहलोत गवर्नमेंट इन राजस्थान, अशोक गहलोत की गवर्नमेंट के अंदर राजस्थान कैसा था, जादूगर के राज्य में जादू कैसा चला था, तो पुअर चला था, वेरी पुअर चला था, फेयर चला था, गुड चला था, ये चीज ध्यान रखनी है। मिस्टर अशोक गहलोत के राज्य में कैसा क्या हुआ था ये बताना था। ये रेटिंग क्वेश्चन, रेटिंग करनी है, 3 स्टार 5 स्टार 4 स्टार जैसे भी। तो ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको वीडियो पूरा देखना है ध्यान से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशल है रिसर्च का वीडियो, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे रिसर्च से। कॉन्टिजेंसी क्वेश्चन कौन सा आता है, कॉन्टिजेंसी क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन इज आस्क्ड टू रेस्पोंडेंट इफ ही सी रेस्पोंडेड सेम एज प्रीवियस रेस्पॉन्स, सेम प्रीवियस रेस्पॉन्स की तरफ फिर से देगा तो कॉन्टिजेंसी बोला जाएगा। पहले रेस्पॉन्स दिया था वही रेस्पॉन्स अभी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड आस्क ओनली इन द प्रीवियस क्वेश्चन आंसर, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर में जैसे बताया था वही आंसर अभी दे रहा है, तो ये चीज़ क्या होती है इसमें आती है। एग्जाम्पल के लिए
एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आर यू एंजियस यानी आप एंजाइटी में हैं, नो, बी यस, दो ऑप्शन दिए। इफ यस देन टेल व्हाट आर द रीजन। अब रीजन क्या है, तो पहले जो जवाब दिया था वही देगा। ठीक है, ये चीज कंप्लीट है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, यहां से 3 स्टार नहीं लगाओगे आप, अब 5 स्टार लगाओगे। यहाँ कौन सा लगाना है स्टार, 5 स्टार लगाना है, क्योंकि जो अब आया है आपके लिए ये 5 स्टार क्वेश्चन है। पायलट स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पायलट स्टडी, पायलट हवाई जहाज नहीं उड़ाने वाला पायलट नहीं, पायलट स्टडी है। तो इसमें देखना है ध्यान से, ए पायलट स्टडी इज डिजाइंड टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ एंड टू सपोर्ट refinement of the protocols, methods and procedure to be used in the large scale trial of an intervention. Or pilot study is a small scale rehearsal of main study to test the feasibility of purpose, ठीक है, feasibility of purpose रिसर्च प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल। सीधा सा समझा देता हूँ कि पायलट स्टडी होती है कि स्मॉल स्केल के ऊपर रिहर्सल की जाती है। कोई प्रोग्राम आ रहा है आपकी 26 जनवरी का, और आप उसकी 26 जनवरी से पहले जो मेन रिहर्सल है आपकी, जो मेन प्रोग्राम आपको जैसे एक नाटक करना है चोर पुलिस का 26 जनवरी के दिन, उस 26 जनवरी के दिन नाटक करना है, उसकी रिहर्सल आप 5 दिन पहले स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम पायलट स्टडी मानेंगे। और जो 26 जनवरी के दिन होगी वो आपकी मेन स्टडी होगी। ठीक है, मेन स्टडी कब होगी, 26 जनवरी के दिन होगी। नाटक की रिहर्सल जो चल रही है वो स्मॉल स्केल पर चल रही है, यानी छोटी जगह पर चल रही है, सबके सामने नहीं है, आप अंदर एक कमरे में रिहर्सल कर रहे हैं, यानी स्मॉल स्केल के ऊपर जो रिहर्सल की जाती है मेन स्टडी की, उसे हम पायलट स्टडी कहते हैं। ठीक, 26 जनवरी वाला एग्जाम्पल समझ जाना, दिमाग में आ जाएगा पायलट स्टडी क्या होती है। 26 जनवरी से पहले हम जो रिहर्सल करते हैं कमरे में करते हैं, एक सर एक टीचर के वहाँ सामने करते हैं, लेकिन मेन जो स्टडी यानी मेन जो रिहर्सल होगी आपकी कहाँ है कि स्टेज के ऊपर सबके सामने आएगी इतने लोगों में, तो वो आपकी पायलट स्टडी है। टू टेस्ट द फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, पर्पज ऑफ रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस के पर्पज की जो फिजिबिलिटी है उसको टेस्ट करने के लिए, और जो उसके प्रोटोकॉल है उनको टेस्ट करने के लिए जो स्मॉल स्केल के ऊपर जो रिहर्सल की जाती है मेन स्टडी की, उसे हम क्या कहते हैं, पायलट स्टडी कहते हैं। दमन एंड दीव 2018 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट स्केल्स के बारे में अब बात करेंगे। अब किसके बारे में बेटा, मेजरमेंट स्केल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अब। कौन कौन सी होती हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्द। तो मेजरमेंट स्केल की हम डिस्कस करते हैं। तो मेजरमेंट स्केल जिसे लैकर्ट स्केल, पहली आती है लैकर्ट स्केल। मेजरमेंट यानी नाप तोल करने के लिए स्केल होती है, यहाँ पर कोई वजन नहीं नापना, लेकिन मेजरमेंट स्केल देखना जरूरी है रिसर्च के अंदर। लैकर्ट स्केल में क्या होता है, लैकर्ट स्केल क्या करती है, तो दिस स्केल इज डेवलप्ड टू मेजर 5 पॉइंट। इस प्रकार की स्केल में कितने पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट होते हैं। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाते रहे आप, नोटबुक के अंदर मैं इतना ही बोलूंगा आपको। 5 पॉइंट होते हैं ऑन स्केल, लाइक स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनसर्टेन, डिसएग्री, अनस्ट्रांगली डिसएग्री। ये चीजें होती है, इसमें 5 पॉइंट दे दिए। जैसे क्या क्या होता है, स्ट्रांगली एग्री यानी पूरी तरीके से हाँ, एग्री हाँ थोड़ा थोड़ा हाँ है, अनसर्टेन कुछ कह नहीं सकते, डिसएग्री का मतलब हाँ नहीं है, और स्ट्रांगली डिसएग्री यानी पूरी तरीके से मना है। एग्जाम्पल के लिए 5 पॉइंट ऑन लाइकर्ट स्केल टू असेस द एटीट्यूड विद HIV एड्स। HIV एड्स के प्रति एटीट्यूड क्या होता है लोगों का, उसके बारे में एग्जाम्पल दिया गया है लाइकर्ट स्केल के अंदर। तो समझते हैं इसको, अच्छे से समझना, आपके लिए काम आएगा, समझने का प्रयास करें। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है एक, एनी पर्सन विद द मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स आर एट हाई रिस्क ऑफ एड्स। ठीक है, कोई भी आदमी है जिसके सेक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा है तो हाई रिस्क है एड्स की। मे यू गेट HIV बाई शेयरिंग निडल विद अदर्स। क्या निडल्स अदर के साथ शेयर करते हैं तो HIV हो सकता है। तो स्कोरिंग देखते हैं इसकी, स्टेटमेंट ऑन लाइकर्ट स्केल फ्रॉम 5 से 1 फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट, एंड स्कोरिंग फ्रॉम 1 to 5 इज नेगेटिव। यानी 1 से 5 तो क्या है, नेगेटिव है, और 5 से 1 जो है पॉजिटिव है, उल्टा चलेगा, ध्यान रखना है इसमें। 5 से 1 पॉजिटिव स्कोर, 1 से 5 नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर कर ली यहाँ पर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल की बात करते हैं। सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल,
इट इज ए टाइप ऑफ रेटिंग स्केल, एक रेटिंग स्केल का टाइप यहाँ पर क्लियर करना। टू मीजर द एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द एनी आइडियाज एंड फीलिंग। ठीक है, किसी भी आइडियाज, किसी भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का जो मीनिंग होता है वो इसके अंदर काम में लिया जाता है। आइडियाज और फीलिंग को सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में मोस्ट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में ये काम में ली जाती है। कहाँ काम में ली जाती है? क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल आर यूज फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सारी चीजें आएंगे। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉय सर्वे, ये जगह पे काम में ली जाती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सर्वे, यहाँ पर आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल काम में लिया जाता है, क्योंकि लोगों के आइडियाज, जो एम्प्लॉय होते हैं उनके आइडियाज, उनकी फीलिंग देखी जाती है, सबकी फीलिंग देखी जाती है सेटिस्फेक्शन के लिए। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर पेशेंट की फीलिंग देखी जाती है, कोई आइडियाज होता है वो देखा जाता है। नेक्स्ट आता है रेटिंग स्केल। क्या आता है? रेटिंग स्केल। तो यूज टू जज सम परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन, ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। इसको कहाँ काम में लिया जाता है? तो किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस, जैसे ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन को जज करने के लिए काम में लिया जाता है। किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को जज करने के लिए रेटिंग स्केल काम में ली जाती है। रेटिंग स्केल कुड बी 3 पॉइंट, उसमें 3 पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट और 7 पॉइंट और स्केल। ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकते हैं? 3 पॉइंट हो सकते हैं, 5 पॉइंट हो सकते हैं और 7 पॉइंट भी हो सकते हैं। स्केल के अंदर 5 पॉइंट भी हो सकते हैं, 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, 7 पॉइंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हाउ मेनी टाइम नर्सेज रेस्पॉन्डेड प्रॉपरली टू योर कॉल, आपकी कॉल का नर्सेज ने कितनी बार रेस्पॉन्स दिया है, कितना ढंग से दिया है। ऑलवेज, समटाइम, नेवर, ये 3 पॉइंट हो गए, तो आप रेस्पॉन्स दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है बालकों, बहुत इंपॉर्टेंट, विजुअल एनालॉग स्केल। यहां से क्वेश्चन बनते हैं विजुअल एनालॉग स्केल से। 5 स्टार यहां पर भी मैं लगाने वाला हूं। क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम्पल में, आप एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, कुछ भी पूछ सकते हैं आप एग्जाम में। ये मत सोचना कि नुकसान हो गया आपका, अच्छा ही मिल रहा है आपको मिशन परिचारिका 2.0 बुक सॉल्यूशन से। पैसे बुक के लगते हैं लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है, खरीद सकते हैं आप, चाहो तो खरीदो, नहीं खरीदना तो कोई बात नहीं। इट इज वाइडली यूज लाइक साइकोमोटर रेस्पॉन्स स्केल, ये यूज की जाती है साइकोमोटर रेस्पॉन्स स्केल के रूप में। दैट इज 10 सेंटीमीटर लाइन होती है विद 2 ऑपोजिट पोल, 2 ऑपोजिट पोल के साथ में इसमें 10 सेंटीमीटर की लाइन होती है। थोड़ा विजुअल एनालॉग स्केल के बारे में देख लेना। यूज टू मेजर द इंटेंसिटी सच इज पेन, किसी भी प्रकार की तीव्रता देखी जाती है। इंटेंसिटी, पेन, डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी, अलर्टनेस, क्वालिटी ऑफ स्लीप, ये चीजें इसमें देखी जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, वी एस असेस द पेन लेवल, एम्स भुवनेश्वर में पूछा गया क्वेश्चन। एम्स भुवनेश्वर का क्वेश्चन है, बालकों ध्यान दें। एग्जाम्पल दे रखा है नीचे, देखिएगा, ये है इमेज बेस आ सकता है। तो VAS का एग्जाम्पल है विजुअल एनालॉग स्केल का। 0 से 10 तक इसमें होती है, 10 सेंटीमीटर की पूरी होती है। नो पेन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, रोस्ट पेन पॉसिबल। 0 पर कुछ नहीं है, 1 से 3 में माइल्ड है, 4 से 6 में मॉडरेट सीवियर है और 7 से 9 में वेरी सीवियर है, 10 पर रोस्ट है। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर फिर से 3 स्टार लगेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल। ठीक है, वीडियो हमेशा के लिए चैनल पर उपलब्ध रहेगा। रिसर्च इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर किसी की बस की बात नहीं है पढ़ना, लेकिन पढ़नी पड़ती है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों की बात में बात करने वाले हैं। सबसे पहले वैलिडिटी की बात करने वाले हैं। वैलिडिटी आप सब जानते हैं, रिचार्ज कराते हैं उसके 28 दिन की वैलिडिटी आती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वैलिडिटी होगी रिसर्च टूल की। रिचार्ज कराते हैं 239 का 22 दिन का आ रहा है जियो में, तो वैलिडिटी कितनी है? 22 दिन की है। तो ऐसे ही देखते हैं रिसर्च टूल की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। Validity is the degree of extended to which an instrument tool measure what is supposed to be measuring, यानी VE ट्रिक दे रखी है इसने। और वैलिडिटी मीन एक्यूरेसी, वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेटली वो कितने दिन चलेगी चीज, वही है एक्यूरेसी। VE ट्रिक दे रखी है इन्होंने। तो एक्सटेंड,
कितना एक्सटेंड कर सकते हैं वो चीज़ वैलिडिटी में आएगी। V बराबर E का मतलब एक्सटेंड का मतलब समझना कि वैलिडिटी को हम बढ़ा सकते हैं। 28 दिन का रिचार्ज किया है उसको वापस रिचार्ज करके आगे 28 दिन ले सकते हैं, वही चीज़ है वैलिडिटी का मीन एक्यूरेसी। दमन और दीव में पूछा गया कुछ एग्जाम्पल के लिए, बीपीएम इंस्ट्रूमेंट इज सपोज टू मेजर ओनली द ब्लड प्रेशर, थर्मामीटर शुड मेजर ओनली द टेम्परेचर नॉट अदर देन टेम्परेचर। समझ गए ना, सीधा सा समझा रखा है कि बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ओनली बीपी नापेगा, चाहे 1 साल बाद नापो, चाहे 10 साल बाद नापो, चाहे 100 साल बाद नापो, ब्लड प्रेशर ही नापेगा और थर्मामीटर जो टेम्परेचर ही नापेगा। ठीक उसी प्रकार वो एक्यूरेसी होता है, एक ही काम कर रहा है। एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 साल बाद भी नाप सकते हैं, 6 साल बाद भी नाप सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर ही नापेंगे। और रिचार्ज बात करनी है तो रिचार्ज करवाना ही होगा, और वैलिडिटी आप बढ़ाएंगे तो 22 दिन की बढ़ेगी 239 में। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या होता है बाल को, तो रिलायबिलिटी इज द डिग्री ऑफ द कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी होती है, कंटिन्यूस या कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ये आपकी रिलायबिलिटी है। विद विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर एट्रीब्यूट ट्रिक RC कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, इट इज डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, दोनों की डिग्री को बोला जाता है रिलायबिलिटी। कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी है, आप कंसिस्टेंटली यानी लगातार पढ़ रहे हैं और एक्यूरेटली पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यही चीज समझनी चाहिए कि रिलायबिलिटी है आपकी, आप रिलायबल है किसी चीज के लिए, आप रिलायबल है सिलेक्शन के लिए, आप रिलायबल है नौकरी के लिए। कब, जब आप कंसिस्टेंस है और एक्यूरेट है। A tool is considered reliable if the measure an attribute with similar result on repeated use। समझ गए ना, a tool consider करता है reliable if the measure an attribute with the similar result on repeated use, सेम रिजल्ट आता है रिपीटेड यूज के ऊपर तो वो उसकी रिलायबिलिटी होती है। मेन एस्पेक्ट ऑफ रिलायबिलिटी इंक्लूड द स्टेबिलिटी, एक तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इक्विलेंस होना चाहिए। जैसे कोई आपके साथ वाला एम्स में लगा है, उसकी इक्वलिटी थी कि वो रोज 8 घंटे पढ़ रहा था और आप भी उसकी बराबर 8 घंटे पढ़ रहे हैं, इक्विलेंस हो गया। स्टेबिलिटी, आप स्टेबल हैं अपने प्रति, इंटरनल कंसिस्टेंसी आपके अंदर लगातार कंटिन्यूटी है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, वो आपकी रिलायबिलिटी होगी। थैंक यू सो मच, अगर समझ में आया है तो, नहीं भी आया है तो थैंक यू सो मच, और समझने के लिए दिल से धन्यवाद क्योंकि आप इतना मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं मिशन परिचारिका के ऊपर। नेक्स्ट, ठीक है 3 पेज ही करा देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसको कंप्लीट ही है पूरा वीडियो, एक ही रहेगा रिसर्च का, नर्सिंग रिसर्च का एक रहेगा, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एजुकेशन और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इनका भी एक ही रहेगा वीडियो जो भी अवेलेबल हो जाएगा कुछ ही समय बाद। ठीक है, ये स्पेशल सब्जेक्ट है, इनको स्पेशली पढ़ना है आपको, इनको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम यही पास कराएगी। आजकल ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से आने लगे। एनालिसिस ऑफ डेटा, थोड़ा इसका डिस्कस करते हैं बेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा कैसे करेंगे, स्टैटिक्स आगे हो गई है। तो डेटा एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग डेटा टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। डेटा का जो एनालिसिस होता है एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं यानी उसको तैयार करते हैं, और रिसर्च की जो क्वेश्चन होता है उनका आंसर देते हैं, और जो हाइपोथेसिस होती है उसको टेस्ट करते हैं। सीधा बोल दिया मैंने कि एनालिसिस ऑफ डेटा क्या होता है, तो हाइपोथेसिस का टेस्ट करना, डेटा को तैयार करना, डेटा को बनाना, और जो रिसर्च के क्वेश्चन है उनका आंसर देना यानी प्रॉब्लम सोल्व करना। दिस फेज इंक्लूड द स्केल ऑफ मेजरमेंट, इसके अंदर स्केल ऑफ मेजरमेंट काम में ली जाती है, एंड एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, और दोनों प्रकार के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के डेटा को इसके अंदर क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट आता है मेटा एनालिसिस, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटा एनालिसिस। तो इट इज ए क्वांटिटेटिव फॉर्मल एपिडेमियोलॉजिकल study design used by systematically assess the result of previous research to derive conclusion about that the body of research typically but not necessarily the study is based on the randomized control clinical trial। यहाँ पर समझना पड़ेगा, मेटा एनालिसिस होता है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम की मेटा एनालिसिस किसके बेस पे होता है, तो रेंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर होता है।
नेक्स्ट चीज मेटा एनालिसिस क्या होता है, तो क्वांटिटेटिव फॉर्मल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो प्रीवियस स्टडी का जो है कंक्लूजन निकाला जाता है अभी वाले रिजल्ट को असेस करने के लिए। नॉर्मल चीज है मेटा एनालिसिस। अब ऊपर समझ लेते हैं थोड़ा, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ऊपर है, ये विकेश से बना रखा है इसने, मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमेटिक रिव्यू है ये। ऊपर ही ऊपर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कोर्ट स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडीज, टॉप लेवल की जो स्ट्रिंग स्टडी की जाती है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के ऊपर की जाती है, ठीक है। ये चीज क्लियर कर लें, ज्यादा भारी नहीं है। नेक्स्ट आता है स्केल ऑफ मेजरमेंट। स्केल ऑफ मेजरमेंट, कौन कौन से स्केल जो है मेजरमेंट के अंदर काम में लिए जाते हैं। स्केल ऑफ मेजरमेंट की हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब नॉमिनल लेवल में क्या आता है मेजरमेंट के, नॉमिनल आएगा, ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, दो लेवल पढ़ने हैं। तो नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट में क्या आएगा, तो इट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑल लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये एग्जाम में ध्यान रखना है, शॉर्ट नोट्स बना लें आप, इनका इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर लें, या मेरे से पीडीएफ मांग ले, टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो इट इज ए लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑल लेवल ऑफ मेजरमेंट, यानी सबसे लोवेस्ट है, सभी लेवल जो है मेजरमेंट के उसमें सबसे लोवेस्ट आता है नॉमिनल। नो एन का मतलब नील समझना है, नहीं लो है ये, ठीक है, समझ लेना। दिस लेवल हैज नो क्वांटिटेटिव वैल्यू, इसके अंदर कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होती, कोई क्वांटिटी नहीं होती, जीरो। इट रिप्रेजेंट द कैटेगरीज ऑफ क्लासेज ऑफ थिंग्स, कुछ कैटेगरीज कुछ क्लासेज होती है उनको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। स्टेटिस्टिकली नॉमिनल डेटा कैलकुलेटेड बाय द मोड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर जो नॉमिनल डेटा होता है वो कैलकुलेट होता है मोड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का जो मोड होता है उससे कैलकुलेटेड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जेंडर मेल और फीमेल, ये किस में आएगा, नॉमिनल डेटा में आएगा। लिविंग एरिया रूरल या अर्बन, ये नॉमिनल में आएगा। एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। एम्स नागपुर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया और नोट सेट में पूछा जाएगा। ये जो नोट सेट आपका आ रहा है अभी, यहाँ पर क्वेश्चन तैयार कर लें। ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, इट इन्वॉल्व रैंकिंग ऑन स्पेसिफिक कैटेगरीज, ये क्या इन्वॉल्व करता है, स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर रैंकिंग को। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इट डज नॉट हैव ए 0 पॉइंट और इक्वल इंटरवल, ठीक है, इट डज नॉट हैव 0 पॉइंट, इसमें कोई 0 पॉइंट नहीं होता और इक्वल इंटरवल नहीं होता। ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से लेवल ऑफ मेजरमेंट के अंदर 0 पॉइंट या इक्वल इंटरवल नहीं होता है, तो ऑर्डिनल के अंदर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हेल्थ स्टेटस पुअर फेयर गुड, इसमें कोई 0 लेवल नहीं है। इनकम स्टेटस लो, इनकम मिडिल इनकम और ऊपर इनकम, कोई 0 लेवल नहीं है, कोई इक्वल इंटरवल नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैन मेजर बाय द ऑर्डिनल स्केल, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसको, पुअर रिच मिडिल क्लास रिच, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ऑर्डिनल लेवल के ऊपर मेजर किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डिनल लेवल के ऊपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरवेल लेवल मेजरमेंट। इंटरवेल लेवल मेजरमेंट कौन सा आता है, इंटरवेल लेवल मेजरमेंट। तो इंटरवेल लेवल मेजरमेंट में आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी क्लास बनाई मैंने आपके लिए, एक ही क्लास में रिसर्च को खत्म किया था कि आपको ज़्यादा वीडियो नहीं देखने पड़े, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्लासेस ज़्यादा नहीं बने, वीडियो ज़्यादा नहीं बने क्योंकि आप बोर ना हो। इंटरवेल लेवल मेजरमेंट, देयर इज स्पेसिफिकेशन ऑफ रैंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट, इसमें डिस्टेंस को बताया जाएगा, मेनली डिस्टेंस को बताया जाता है इंटरवेल में, इंटरवेल पर चलता है। देर इज न्यूमेरिकल डिस्टेंस बिटवीन इंटरवेल, इसके अंदर न्यूमेरिकल डिस्टेंस होती है इंटरवेल के बीच में। देर इज नो 0 पॉइंट, इसमें भी 0 पॉइंट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए टेम्परेचर 10 से 80 डिग्री, 40 से 50 डिग्री, ये होता है। नेक्स्ट रेशियो है, यहाँ पर मिट गया होगा, रेशियो लेवल मेजरमेंट क्या है, रेशियो है, रेशियो लेवल मेजरमेंट। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है ये, क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, सबसे लोवेस्ट था ऊपर नॉमिनल, ये हाईएस्ट लेवल है रेशियो लेवल। ध्यान रखिएगा, रेशियो लेवल सबसे हाईएस्ट है और लोवेस्ट कौन सा है, नॉमिनल, एन से याद रखोगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो इट इज मैग्नीट्यूड इक्वल इंटरवल एंड 0 पॉइंट, इनमें सब चीजें होती है, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट अवेलेबल होता है और ये हाईएस्ट होता है।
ठीक है, इक्वल इंटरवल, 0 पॉइंट और सब मैग्नीट्यूड इसके अंदर होते हैं जी रेशियो के अंदर। एग्जाम्पल के लिए वेट एंड हाइट का रेशियो, वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर का रेशियो। ठीक है, ये चीज़ बता रखी है। लेवल ऑफ मेजरमेंट में रेशियो जो होता है नेम प्लस ऑर्डर्ड प्रपोर्शनेट बिटवीन वेरिएबल्स कैन एक्यूमुलेट 0, ये हाईएस्ट लेवल है एच, और ये नॉमिनल लोवेस्ट लेवल है एल। ठीक है, एल बराबर एन याद रखोगे और एच बराबर आर याद रखोगे। ठीक है, एच बराबर आर, एल बराबर एन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लेंगे। बाकी बीच वाले ऑर्डिनल इंटरवल जो भी है ये है, ये क्लियर है। नेक्स्ट आती है स्टैटिक्स आपकी जो है, अब आती है इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा देखेंगे, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टैटिक्स में देखते हैं कुछ। स्टैटिक्स क्या होती है? इट इज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिक्स क्या होती है? कलेक्शन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है या प्रेजेंटेशन होता है, एनालिसिस होता है और इंटरप्रिटेशन होता है किसका? न्यूमेरिकल डेटा का। जब न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन किया जाएगा, प्रेजेंटेशन किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, उसे हम कहते हैं स्टैटिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिक्स इंक्लूड द डेस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशनल स्टैटिक्स। क्लासिफिकेशन की बात करें, स्टैटिक्स कितने प्रकार की होती है? तो पहली आती है डेस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इन्फ्रेंशनल स्टैटिक्स। दो प्रकार की आपकी स्टैटिक्स होती है, इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, दो प्रकार की आपकी स्टैटिक्स होती है, डेस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशनल स्टैटिक्स होती है। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स की बात करें, सबसे पहली आती है अपनी डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, इसके अंदर क्या होगा? इट डील विद ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, ये किसके साथ डील करती है? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऊपर डील करती है। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे ग्राफ के रूप में, एक डायग्राम के रूप में आप क्या करेंगे? डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर शो करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इंक्लूड फॉलोइंग। जब डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताया जाता है, या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स को बोला जाता है कि कितने अंदर क्लासिफिकेशन होता है, कितने टाइप में होता है, तो ये आएगा इसमें। पहला आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये तो क्लासिफिकेशन 4 हो गए। नीचे चलते हैं आगे, नाम याद रखना रे बालकों। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का क्लासिफिकेशन है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, चारों चीजें याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल डेटा प्रॉपर्टीज एंड मेजर। ये आता है कि न्यूमेरिकल डेटा का जो प्रॉपर्टीज होती है, मेजर होता है, किस प्रकार से होता है, ये चीज आप क्लियर करें यहाँ पर ध्यान से। ये चीज देखें आप, न्यूमेरिकल डेटा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। न्यूमेरिकल डेटा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो पहली चीज आती है सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा आता है वेरिएशन, तीसरा आता है रिलेटिव स्टैंडिंग्स। रिलेटिव स्टैंडिंग्स, ये चीजें ध्यान से सुने आप, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोटबुक में बना ले फ्लो चार्ट को। न्यूमेरिकल डेटा की जो प्रॉपर्टीज और मेजर होता है उसके अंदर बात कर रहे हैं कैसी प्रॉपर्टीज होती है, कैसे मेजरमेंट होता है। तो पहली चीज आती है सेंट्रल टेंडेंसी न्यूमेरिकल डेटा के लिए, जिसमें आता है मीन, मीडियन और मोड। ये तीन चीजें इसमें आती है, मीन, मीडियन एंड मोड। 3M इसके अंदर देखने को मिलता है, मीन, मीडियन, मोड। वेरिएशन में क्या आता है? रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, चार चीजें इसमें आती है। रिवाइज से याद रखोगे, RIVS, रिवाइज से याद रखना है। आर का मतलब रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, वेरिएंसन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब रिलेटिव स्टैंडिंग में क्या आता है? परसेंटाइल एंड जेड स्कोर, पीजे। पीजे लक्ष्य क्लासेस, आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पीजे परसेंटाइल्स एंड जेड स्कोर ये याद रखेंगे। ठीक है, पीजेड, पीजे परसेंटाइल्स और जेड स्कोर। रिलेटिव स्टैंडिंग में, वेरिएशन में रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सेंट्रल टेंडेंसी में 3M आएगा, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। किसका टाइप है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टैटिक्स का है। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्वांटिटेटिव डेटा इज कंडेंस्ड इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जो क्वांटिटेटिव डेटा है उनको इसके अंदर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर शो किया जाएगा। क्वांटिटेटिव डेटा फ्रीक्वेंसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू टेबल्स। क्वांटिटेटिव डेटा की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको थ्रू टेबल्स, टेबल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चार्ट के थ्रू, ग्राफ के थ्रू या डायग्राम के थ्रू आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक इसमें आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर आएगा, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव डेटा को एक डायग्राम के रूप में, टेबल्स के रूप में, चार्ट के रूप में, ग्राफ के रूप में और डायग्राम के रूप में सारों में रखा जाता है। मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट कैसे होता है? तो इंपॉर्टेंट मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड मीन। ये किसके टाइप है? सेंट्रल टेंडेंसी के। मीन, मीडियन और मोड। इसमें क्या होगा? FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और 10 स्टार लगाओ इस पे तो भी कम है यहाँ पे आप, ठीक है। नर्सिंग वालों 10 स्टार लगाओ तो भी कम है। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट होता है, इंपोर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड 3 अहम काम में आते हैं और मैंने ऊपर भी बता दिया है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी का आगे देखते हैं इसमें। तो मीन क्या होता है? मीन के बारे में पढ़ना सेंट्रल टेंडेंसी में। कॉमन मेथड टू डिस्क्राइब द सेंट्रल टेंडेंसी। कॉमन मेथड है जो डिस्क्राइब करता है सेंट्रल टेंडेंसी को। कंप्यूटेड बाय द डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल वैल्यूज बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ऑल वैल्यूज को, ठीक है। डिवाइड करते हैं सभी वैल्यूज को बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसमें मीन निकल के आता है। एम्स भुवनेश्वर 2018 क्वेश्चन है। The best measure of central tendency is normally distributed continuous data in mean। जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और कंटिन्यूस डेटा होता है वही मीन होता है। एग्जांपल के लिए व्हाट इज द मीन ऑफ दी सीरीज, यानी 5 4 6 7 3 एक सीरीज दी गई जिसके अंदर मीन निकालना है आपको। तो मीन में क्या आएगा? टोटल काउंटिंग ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल काउंटिंग कितनी हो रही? जोड़ो पहले इनको। 5 और 4 9 और 6 15, 15 और 7 कितने होते हैं? 22 और 3 25 होते हैं। तो ये 25 आ गए। और टोटल संख्या कितनी है? टोटल नंबर कितने हैं? अंक कितने हैं? तो 5 है। तो कितने हो गए? 5 का भाग 25 में मीन निकल गया है 5। इसका मीन क्या रहेगा? 5। ये क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं मीडियन। मीडियन कैसे निकालोगे? मीडियन निकालने का तरीका दे रखा होगा यहाँ पे भी। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल एवरेज। पोजिशनल एवरेज, इसको क्या बोलते हैं? पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। यानी जो सीरीज दी गई है उसमें से एवरेज निकालना है तो नॉन एज पोजिशनल एवरेज इसको बोला जाता है, मीडियन को। इट इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। देख लीजिएगा आगे ना, मिडिल मोस्ट वैल्यू यानी एवरेज निकल के आएगा। मिडिल मोस्ट वैल्यू व्हेन द डेटा इज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है डेटा। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर पूछा गया है शायद, या जम्मू कश्मीर होगा, दिल्ली, सॉरी दिल्ली का अंदर है। दिल्ली 2019 का क्वेश्चन है ये। और इसमें अरेंज होगा अगर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तो जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आएगी वही आपका मीडियन होगा। जैसे इट इज अ मेजर ऑफ डिस्प्रेशन, ये डिस्प्रेशन का मेजरमेंट है। एम्स ASIC RRB सब में पूछे गए क्वेश्चन है। इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबिलिटी और स्कैटर। वेरिएबिलिटी और स्कैटर भी इसको बोला जाता है। वेरिएबिलिटी और स्कैटर भी इसको बोला जाता है। ये चीजें क्लियर कर ले इस मीडियन के बारे में। वेरिएबिलिटी और स्कैटर, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे 5 स्टार। variability of scatter, a measure of central tendency which is calculated by numbers arranged in ascending or descending order। समझ गए ना? a measure of central tendency which is calculated by number arranged in ascending or descending order, ठीक है। in case of discrete frequency table and continuous frequency table firstly calculated of cumulative frequency required। एग्जाम्पल दे रखा है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ दी सीरीज? 2 3 8 5 4 6 7 9 1, ऐसे एग्जाम्पल दिया। मीडियन, फर्स्टली अरेंज द फॉलोइंग सीरीज इन असेंडिंग। असेंडिंग के अंदर इनको डालना है। असेंडिंग में कैसे डालोगे? तो पहले कौन सा आएगा? 1 आएगा, उसके बाद 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 आ रहा है तो 2 डाल दो, 3 4 5 6 7 ऐसे जम जाएगा सीरीज में, यानी छोटे से बड़े की ओर असेंडिंग चलेगा। तो मीडियन इज मिड मोस्ट, यानी 5 है इसके अंदर भी। एग्जाम्पल दिया है 5, बीच वाली संख्या निकालनी थी। नेक्स्ट आता है मोड। क्या आता है बालक? मोड आता है। इट इज द वैल्यू विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डेटा। डेटा के अंदर जो डेटा कलेक्ट किया उसके अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगा आपका?
मोड होगा। और इट मीन द वैल्यू ऑफ द क्लास रिपीटिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सीरीज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू जो आएगी वही क्या होगी, मोड होगी। इट इज अ सेट ऑफ वैल्यू हैज टू आइटम हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कॉल बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वैल्यू सेट की गई है दो आइटम की, इन है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेट डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसे बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फॉलोइंग सीरीज में मोड क्या है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, तो 5 5 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो वो बता दी, जो ज्यादा बार आएगी वही मोड है। नेक्स्ट आता है मेजर ऑफ डिस्प्रेशन। ठीक है, फिर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये पढ़ लेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं इनके। मेजर ऑफ डिस्प्रेशन देख लेते थोड़ा। also called variability, scatter, lack of uniformity in size or quantities of the item of the group of series from central values। ठीक है, वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर रेंज, मीन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चीजें होती है। रेंज होता है पहला, मीन डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तीन चीजें इसके अंदर आती है, किसके अंदर, डिस्पर्शन मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, तो रेंज क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन डाटा। किसी भी डेटा के अंदर हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा वही रेंज होगी। मीन डेविएशन क्या होगा, द मीन डेविएशन इज द फर्स्ट मेजर ऑफ द डिस्पर्शन। पहला जो मेजरमेंट होगा डिस्पर्शन का वही मीन डेविएशन होगा। पहला मेजरमेंट डिस्पर्शन का होगा वही मीन डेविएशन होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज मेजर टू डिस्पर्शन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज मेजर जो होता है डिस्पर्शन के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। MCSIC रिजल्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा ले, पूछ सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो ध्यान रखना है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। नेक्स्ट आता है को रिलेशन कोएफिशिएंट। इसके बारे में भी थोड़ा देख लो, काम आएगा। को रिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिवली मेजर्ड और कंटिन्यूअस वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिवली मेजर्ड और कंटिन्यूअस वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। इन्फ्रेंशनल स्टैटिक्स क्या होती है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में समझिए, रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिवली मेजर्ड और कंटिन्यूअस वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप होता है दो क्वांटिटेटिवली मेजर वेरिएबल के अंदर। जो वेरिएबल कंटिन्यूअस होते हैं उनके बीच में दो क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट होते हैं, वो कोरिलेशन कहलाता है। इन्फ्रेंशनल स्टैटिक्स क्या होती है, यूज टू ड्रॉ एन इन्फ्रेंस अबाउट द कंडीशन दैट एग्जिस्ट इन लार्ज ऑब्जर्वेशन, ऑल्सो नोन एज ए सैम्पलिंग स्टैटिक्स। इसको सैम्पलिंग स्टैटिक्स भी बोला जाता है। इन्फ्रेंशनल स्टैटिक्स का दूसरा नाम क्या होता है, सैम्पलिंग स्टैटिक्स होता है। ध्यान रखिए, देयर आर टू टाइप, फर्स्ट एंड सेकंड एरर। दो प्रकार के एरर होते हैं इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड एरर। ठीक है, कंडीशन के बारे में पता करता है, इन्फ्रेंस करते हैं, इसके अंदर ड्रॉ किया जाता है कंडीशन को, तो फर्स्ट एंड सेकंड एरर इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे समझा रखा, अच्छे से समझ सकते हैं आप, ये बता रखा है। टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड एरर के बारे में बात करेंगे तो रिजेक्टेड, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगी, इसमें रिजेक्टेड होगी और नॉट रिजेक्टेड होगी। ट्रू और फॉल्स के अंदर देखेंगे, नल हाइपोथेसिस ट्रू फॉल्स। ठीक है, रिजेक्टेड नॉन रिजेक्टेड में क्या आएगा, टाइप फर्स्ट एरर फॉल्स पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी 0 होगी। टाइप फर्स्ट एरर जो होगा फॉल्स पॉजिटिव होगा और 0 प्रोबेबिलिटी होगी। को रिलेशन डिसीजन ट्रू नेगेटिव और प्रोबेबिलिटी 1 अल्फा होगी। इसमें क्या होगा, करेक्ट डिसीजन ट्रू पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है। टाइप सेकंड एरर फॉल्स नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी बीटा। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा समझने की नहीं है, लेकिन ठीक है, समझ लिया आपने, देख लिया है ये, इसमें बता रखा है। टाइप फर्स्ट एरर में क्या होने वाला है मैं बता देता हूँ। आपसे पूछा जाता है अगर एग्जाम्पल में, टाइप फर्स्ट एरर में क्या होता है, तो अक्कर वेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, कब आएगा कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाएगा तब टाइप फर्स्ट एरर आएगा। वेर इट शुड हैव बीन एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड होगा। प्रोबेबिलिटी मेकिंग टाइप फर्स्ट एरर इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टाइप फर्स्ट एरर को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा एरर। टाइप फर्स्ट एरर इज नोन एज अल्फा एरर है। अब ध्यान रखिएगा, अल्फा एरर को टाइप फर्स्ट एरर कहा जाता है, एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन रिजेक्शन ऑफ ए ट्रू नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय सिंबल अल्फा। ठीक है, समझ गए, यहाँ पर क्लियर है। टाइप सेकंड एरर में क्या होने वाला है, तो अकर वेन द नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, जब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो टाइप सेकंड एरर आता है। वेयर इट शुड एक्चुअली हैव बीन रिजेक्टेड, यहाँ पर जबकि इसको रिजेक्ट करना चाहिए था।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज बीटा एरर, इसको बीटा एरर, उसको अल्फा एरर बोला जाता है, टाइप फर्स्ट अल्फा, टाइप सेकंड बीटा, और फॉल्स नेगेटिव इसको बोला जाता है, टाइप सेकंड को फॉल्स नेगेटिव भी बोला जाता है। इट इज़ फेलियर टू रिजेक्ट फॉल्स हाइपोथेसिस, इसको ये रिजेक्ट नहीं कर पाता है, फॉल्स और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाता, इसे टाइप सेकंड एरर कहते हैं। डिनोटेड बाय द सैंपल बीटा, ये सैंपल छापना भूल गए थे तो ये बीटा का सैंपल छपेगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर ले। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा, ये चीज़ें ध्यान से देख लें। इमेज बेस्ड क्वेश्चन देख लें, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिसर्च से, कुछ क्वेश्चन आने लग गए हैं अब, तो ये ध्यान देने की बातें हैं आपके लिए। तो प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा देखते हैं। पहला आता है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में क्या होता है, पिक्टोरियल डायग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यूज फॉर द कंटिन्यूस एंड ऑर्डर डेटा, ये कंटिन्यूस और ऑर्डर डेटा के लिए काम में लिया जाता है हिस्टोग्राम। आपसे पूछा जाता है कि हिस्टोग्राम किसके लिए काम आता है, कंटिन्यूस और ऑर्डर डेटा के लिए। आपसे यूं भी पूछ लेते हैं कि कंटिन्यूस और ऑर्डर डेटा के लिए क्या काम आता है, तो हिस्टोग्राम काम में आता है। इट इज द पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज फॉर द कंटिन्यूस ऑर्डर डेटा, ये समझ गए, ठीक है। इंडियाज ब्रेकडाउन ये बता रखा है, ये हिस्टोग्राम का एग्जांपल है, समझ लीजिएगा। हिस्टोग्राम परसेंटेज और रेंज दे रखी, ये हिस्टोग्राम का एग्जांपल है, ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पर इमेज बता रहा हूं मैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी कर्व कैसा आता है, फ्रीक्वेंसी कर्व कर्व के रूप में बनेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व कर्व के रूप में बनेगा। ये फ्रीक्वेंसी कर्व, number of observation is very large and group interval is reduced and frequency polygon loss its angulation resulting in the smooth curve known as frequency curve। एक स्मूथ कर्व बनेगा, एक फ्रीक्वेंसी को दर्शाएगा, जहां पर फ्रीक्वेंसी को और रेंज को दर्शाना हो, फ्रीक्वेंसी की रेंज को दर्शाना हो, वहां पर जो है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व आएगा। ये कर्व बन रहा है, ये देख लीजिएगा, ये आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम नॉर्मली है, लाइन डायग्राम आर यूज टू शो द ट्रेंड ऑफ इवेंट विद द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है, एक टाइम के साथ में जो इवेंट घटित हो रहा है, एक टाइम के साथ में जो इवेंट घटित हो रहा है, इस लाइन को देख लीजिए। लाइन डायग्राम में टाइम घटित हो रहा है, किसी इवेंट का गठन होना एक टाइम के साथ में, टाइम के साथ में जो काम हो रहा है उसको हम लाइन डायग्राम से दर्शाते हैं। ये लाइन बनी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन डायग्राम कहते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगाइव, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, इट इज लाइन डायग्राम, ये भी लाइन डायग्राम हो, शोइंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा और क्वांटिटेटिव डेटा को। कर्व इज प्लॉटेड बाय द टेकिंग द वेरिएबल एक्स, एक्सिस से शुरू होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस पर खत्म होगा। मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओगाइव, इसके द्वारा मीडियन को क्या किया जाता है, कैलकुलेटेड किया जाता है। और ये कहाँ है इसका फोटो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का, तो ये है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं इसमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दर्शाता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बाकी चीज़ें जो है क्विक रिवीजन पॉइंट में पढ़ी जाएगी। पाई चार्ट, पाई चार्ट क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट और सर्कल डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ सेंटर आर कंपेयर्ड। इसमें एरिया बांट दिया जाता है, किसी को 50% दिया, किसी को 10%, किसी को 20%, ऐसे एरिया बांटा जाता है। डाटा इज प्रेजेंटेड मेथड यूज एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंगल काम में लिया जाता है, इसमें डेटा को प्रेजेंट किया जाता है और डेटा को बांट दिया जाता है। कंसिडर्ड इन्फीरियर टू बार चार्ट, बार चार्ट की तरह होता है, इज ऑप्टन नेसेसरी टू इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ सेगमेंट के अंदर बांटा जाता है, पार्ट में सेगमेंट दिए जाते हैं परसेंटेज के रूप में। इट्स शोइंग द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, डेटा का जनरल डिस्ट्रीब्यूट करता है। डायरेक्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी इसमें बता रखा है जैसे, तो ये बना रखा है। तो डायरेक्ट कॉज में जैसे हेमरेज को 35% दर्शाया गया है, इनडायरेक्ट में 18% है, अदर इनडायरेक्ट 12% है, अबॉर्शन 9% है, एप्सिस 8% है, ऐसे बता रखा है इसको। तो ये एक बांट दिया गया है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका पाई चार्ट है। नेक्स्ट आता है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम क्या होता है, ये देखिए पिक्टोग्राम, प्रेजेंट डेटा टू मेन ऑफ स्ट्रीट, एक लाइन में बिठाया जाता है डेटा को। ले मैन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑर्थोबॉक्स चार्ट, स्मॉल पिक्चर एंड सिंबल आर यूज्ड टू प्रेजेंट डेटा। इसमें स्मॉल पिक्चर या कोई भी सिंबल काम में लिया जाता है डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। लाइनें पढ़े आप, पिक्टोग्राम बोला जाता है इसको। पिक्टो का मतलब पिक्चर हो गया है आपका। फ्रैक्शन ऑफ पिक्चर कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट नंबर स्मॉलर देन वैल्यू और वैल्यू सिंबल। हिस्टोग्राम इज ए टाइप ऑफ बार ग्राफ, हिस्टोग्राम जो होता है बार ग्राफ का टाइप होता है। ये आपका पिक्टोग्राम का इमेज है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आपके जो रिसर्च सब्जेक्ट है वो एंड हो चुकी है। इसके बाद आपका नर्सिंग एजुकेशन पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है,
ठीक है, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप मिशन परिचर का 2.0 जीरो बुक सॉल्यूशन की सीरीज जो हमारे वीडियो में चल रही है उसको सपोर्ट करें। क्विक रिवीजन पॉइंट के ऊपर एक वीडियो आएगा छोटा सा, जिसमें स्पीडली आपको क्विक रिवीजन पॉइंट रिसर्च और स्टैटिक जो है उसके करवा दिए जाएंगे क्विक रिवीजन पॉइंट। तो रिसर्च सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में घमासान एंड हुआ है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और आपने इतना पेशेंस बनाए रखा, हमारे साथ जुड़े रहें, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में पढ़ेंगे नर्सिंग रिसर्च के बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो तैयार रहें अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।